हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद ही खास मुद्दे, एक बहुत ही खास टॉपिक जिसकी वजह से पूरा देश एकत्रित हुआ है, जिसकी वजह से पूरा देश प्राउड फील कर रहा है, उस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को इस टॉपिक के बारे में पता है, वो टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एज इट इज, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसके बारे में और अन्य जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम लोग बात करें एमपी, इंडिया और वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, सभी को इस लेक्चर में पर्टिकुलर डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इस वीक के, या आप कहें 5 दिन के करंट अफेयर्स के बारे में, 21 अगस्त टू 25 अगस्त। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप इस पीडीएफ को, या इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मिलेगा चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपने सुन रखी हो या आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना सुनी हो, उन सभी चीजों को हम लोग इसी पर्टिकुलर लेक्चर में समराइज करने वाले हैं। यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में होलिस्टिक अप्रोच जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आने के पहले आपको देखना पड़ेगा लेक्चर को, तो लेक्चर में लास्ट तक आप बने रहें। साथ साथ अगर आपको हमारा एफर्ट या हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जहां तक आप पहुंचा सके वहां तक आप इसे पहुंचाइए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन की। जैसा कि आप सभी को पता है, क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विश्वकर्मा स्कीम। आप सभी को पता है विश्वकर्मा स्कीम है क्या। विश्वकर्मा स्कीम के तहत डिफरेंट डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स, जैसे बार्बर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, वॉशरमैन हो गए, हिंदी में कहें तो धोबी, नाई, है ना, या जितने भी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत कुछ फंड एलोकेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेशन किया है, तो 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ तक का फंड एलोकेशन सरकार करने वाली है, और इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, G20 का फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो G20 का फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आप सभी को पता होगा G20 फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने, कौन है G20 के शेरपा, उनका नाम ध्यान रखना है। तो G20 के शेरपा जो हैं उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन भी किया था। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी लेक टिटिकाका के बारे में। लेक टिटिकाका में क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक थ्रेट उत्पन्न हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां का जो पानी है, उस झील का जो पानी है वो सूख रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर, उसका मेन रीजन क्या मैंने बताया था, उसका मेन रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि कम रेनफॉल हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इस वजह से जो इनफ्लो है वाटर का, और वॉल्यूम है किसका, लेक का, यानी झील का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है। तो ये एक थ्रेट हमने देखा था। ये कहाँ मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका की। एक सेकंड, थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, साउथ अमेरिका। ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट है, वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट लेक्स हैं उनमें से भी हाईएस्ट है। ठीक है। अच्छा, बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद है, तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉर्डर में मौजूद है, किसकी, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर ये मौजूद है। मैंने मैप में भी आपको ये वाली बात दिखाई थी। इसके अलावा कुछ अन्य झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनमें से एक फेमस झील, जैसा कि आपको पता है, लेक बैकाल ये कहाँ मौजूद है, एशिया में मौजूद है। इसके अलावा कुछ लेक विक्टोरिया, मुझे ध्यान जो आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ।
लेक विक्टोरिया, ये कहाँ मौजूद है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये मौजूद है। ठीक है, या आप ऐसे कहें सिंपल अफ्रीका में मौजूद है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा यूरोप की भी एक झील के बारे में मैंने आपको बताया था, लदोगा, लदोगा, लदोगा नाम की जो झील है वो यूरोप में मौजूद है, और बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। उन सारी चीजों को आप रिवाइज करें, वहां से आपको ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि इंडियन एयरफोर्स की एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर होने वाली है। कहाँ? तरंग शक्ति, तरंग शक्ति नाम है ये। और ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये इंडिया में होने वाली है। ध्यान ये रखना है आपको, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं? मैंने आपको बताया था कि इसमें यूएस, यूके यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री भी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, इंडिया में होने वाली है अगले साल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑपरेशन जेरिचो के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन जेरिचो के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो आपको पता होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मुद्दा है और जानना जरूरी है। मिजोरम में का ये पूरा ऑपरेशन है, मैंने आपको बताया था MNF के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन जेरिचो, जिसको इंडियन एयरफोर्स, असम राइफल्स और जो BSF के जवान है उन्होंने इसे सप्रेस किया उस समय पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर ही आगे आएंगे, और अगर आप आज से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं या नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी नए लोग हैं, वो सारी चीजें एक रैंडम उनको एक फॉर्मेट पता चल गया कि इस तरह से हमारा लेक्चर होने वाला है। और जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई भी बात आप मिस ना करें, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन भी करें। साथ ही साथ आपको एक प्राइड वाली फीलिंग जरूर आनी चाहिए भारत के प्रति। हमारे प्यारे भारत ने ये काम करके दिखाया है, हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। आज के समय पर मैं आपको जूम करके वो दिखाना चाहता हूं वो दृश्य। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत के, हमारे प्यारे भारत का तिरंगा, और हम लोग अब पहुंच चुके हैं चांद की धरती पर। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, और आप सभी को इस बात से प्राउड फील होना चाहिए। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड्स ऑन मून साउथ पोल। तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपसे शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो सारी चीजें आप मान कर चलें ऐसा कि वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूज। आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 मिशन जो रहा है 2023 का, ये सक्सेसफुल रहा और भारत पहुंच चुका है चंद्रमा पर। अब आप कह सकते हैं चंद्रमामा दूर के नहीं, चंद्रमामा पास के। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव ज्वाइनिंग द रैंक्स यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना। यानी कि टोटल चंद्रमा पर मैं आपसे बताऊं तो चंद्रमा पर टोटल 4 देश पहुंच चुके हैं। लेकिन वो कौन कौन से देश हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उस देश का नाम क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कब पहुंचा? तो सोवियत यूनियन 1966 में पहुंचा। ठीक है, इसके अलावा सोवियत यूनियन के बाद सेकंड नंबर पर जो देश है वो है यूएसए। आप सभी को यहां पर देखने को मिल रहा है यूएसए। सोवियत यूनियन ही रसिया है, ध्यान रखना, ये भी 1966 में। इसके अलावा तीसरा आप सभी को पता है चाइना 2013 में। और फोर्थ कंट्री कौन सी है? तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया 2023 में। इस तरह से चंद्रमा पर जितने भी देश पहुंच चुके हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी। ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने वो काम करके दिखाया जो बहुत सारे देश नहीं कर सके, जिनमें से एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि भारत पहुंचा है कहां? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ध्यान रखना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आप सभी को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। ये काम किसने करके दिखाया है? एक संस्था है हमारे भारत की जिसका नाम क्या है? इसरो। इस संस्था ने यह काम करके दिखाया है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मेरा और आप सभी जरूर सल्यूट करें। मेरा सल्यूट तो है ही, आप सभी एज अ इंडियन जरूर आप सल्यूट करें। इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए पहले अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर ही लिया है तो उन साइंटिस्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जाने इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो के जो चेयरमैन हैं वो है S सोमनाथ।
एस सोमनाथ, जिनकी इमेज आपने बहुत ज्यादा देखी होगी कई बार। इसके अलावा सेकंड जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनका नाम आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक सेकंड, थोड़ा सा सेटअप सही कर लें। ठीक है, सेकंड जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रितु श्रीवास्तव। रितु श्रीवास्तव, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। इन्हें क्या कहा जाता है तो मैं आपको बताता हूं। ये है कौन, तो ये सीनियर साइंटिस्ट है, ध्यान रखना है, सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट ऑफ इसरो। इन्हें क्या कहा जाता है तो अपने आप में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रितु श्रीवास्तव को कहा जाता है रॉकेट वुमेन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। इसके अलावा थर्ड जो है वो है, आप उनका नाम ध्यान रखेंगे, एस मोहन कुमार, एस मोहन कुमार। ये कौन है तो ये है डायरेक्टर हैं किसके, चंद्रयान 3 के, डायरेक्टर रहे हैं किसके, चंद्रयान, चंद्रयान 3 के। तो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन हैं तो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर हैं एस मोहन कुमार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में आप जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, इन साइंटिस्ट के अलावा और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया है ये किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया है, तो आप सभी को मैंने कई बार ये वाली बात बता दी है, एलवीएम, एलवीएम 3 के द्वारा ये भेजा गया। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3 आपने नाम सुना होगा, जीएसएलवी मार्क 3, मार्क 3 की मदद से चंद्रयान 2 भेजा गया था, चंद्रयान, चंद्रयान 2 भेजा गया था, और एलवीएम 3 की मदद से चंद्रयान 3 भेजा गया। ये क्या है, ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है, ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिनकी मदद से इस मिशन को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए, बाकी बात क्या है, इंडिया का ये थर्ड ल्यूनर मिशन था, सेकंड अटेम्प्ट एट अचीविंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस। आप सभी को ये वाली बात पता है ऑलरेडी कि चंद्रमा पर टोटल 3 मिशन भारत ने भेजे हैं और एक और अब भेजने वाला है उस पर भी आएंगे, अभी परेशान नहीं होना है। तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 तीसरा एक ल्यूनर मिशन है, ल्यूनर का मतलब है चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन। चंद्रयान 1 की बात करें तो 1 कब भेजा गया था तो 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 कब भेजा गया था तो 2019 में, और चंद्रयान 3 कब भेजा गया 2023 में भेजा गया। आप सभी को एक बात और मैं बता दूं, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इस मिशन के सक्सेसफुल होने की वजह से 23 अगस्त को प्रत्येक साल क्या मनाया जाएगा आपसे तो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सारी बातें आप लिख लें, ठीक है, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल स्पेस डे के रूप में इसे मनाया जाएगा। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सरकार ने लिया है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा तो 23 अगस्त। 23 अगस्त को कौन सा इवेंट हुआ तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करता है चंद्रमा पर। इस वजह से नेशनल स्पेस डे प्रत्येक साल अब मनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस सरफेस पर, यार आप ऐसा कहें, आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है आपका चंद्रयान मिशन 3। ये जिस जगह, चंद्रमा की जिस सरफेस पर, जिस जगह पर ये लैंड करता है ना, इस लैंडिंग पोजीशन का एक नया नाम रख दिया गया है। लैंडिंग पोजीशन का एक नया नाम, चंद्रमा के जिस सतह पर ये लैंड कर किया है, तो चंद्रयान 3 की बात हो रही है अभी, चंद्रयान, चंद्रयान 3 जिस सतह पर, जिस सतह पर लैंड किया, चंद्रमा की, चंद्रमा की जिस सतह पर ये लैंड करता है, लैंड किया, उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट का नाम क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम, आप ऐसा कहें कि आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, यकीन मानिए उनमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। एक अगला प्रश्न एक और तैयार होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 की अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की जिस सतह पर लैंड किया, उसका नाम क्या कर दिया गया है तो उसका नाम कर दिया गया है, ध्यान रखना है,
तिरंगा। क्या नाम कर दिया गया है? तिरंगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली बात, चंद्रयान 3 चंद्रमा की जिस सतह पर लैंड किया उस पॉइंट का नाम क्या कर दिया गया? उस पॉइंट का नाम कर दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। इसके अलावा चंद्रयान 2, आप सभी को पता है चंद्रयान 2 कब भेजा गया? 2019 में भेजा गया। तो चंद्रमा की जिस सतह पर चंद्रयान 2 ने लैंड किया था, है ना, उस जगह का नाम क्या कर दिया गया? उस जगह का नाम कर दिया गया है तिरंगा। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ये वाली बात तो आप और अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये भूल सकती हैं बातें। इस वजह से आप कहीं नोट डाउन करके रख लें। वैसे नहीं भूलेंगी। कैसे नहीं भूलेंगी? चंद्रयान 2 में ध्यान रखना है तिरंगा, चंद्रयान 3 में शिव शक्ति। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहां पर आप जब इमेज देखें तो इमेज से दो ही चीजें हैं याद करने जैसी। दो ही पॉइंट का नाम है, एक तिरंगा, एक शिव शक्ति। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं भूलेगा, बाकी जिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका वो जाने। चलिए, तो ये दोनों बातें मुझे उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप ध्यान क्या रखेंगे? पहली बात आप ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जब सक्सेसफुल हुआ 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक दिन डिक्लेयर किया, जिसका नाम क्या है? नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त, 23 अगस्त, 23 अगस्त को प्रत्येक साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे। ठीक है, अच्छा मैं लिख दूं एनएसटी नहीं, नेशनल स्पेस स्पेस डे। इसके अलावा मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर लैंड किया उसका नाम क्या होगा? शिव शक्ति और शिव शक्ति। इसके अलावा चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर लैंड किया उसका नाम होगा तिरंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रख पाएंगे। इसके अलावा फोर्थ ऐसी कंट्री है भारत, जिसने चंद्रमा पर यानी ल्यूनर मिशन अपना सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इसके अलावा फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना अपना वर्चस्व जमाया या अपना अस्तित्व रखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये मिशन कब हुआ था? तो ये मिशन 14 जुलाई 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस। चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब मैं सिंपल सा है, मतलब एक होता है कि अगर आपने ऊपर से कोई चीज फेंकी तो वो डायरेक्ट सीधा जाकर धड़ाम से गिर जाए। लेकिन एक दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको ऊपर से कोई चीज फेंकनी है तो वो चीज बहुत आराम से धीरे धीरे आकर सरफेस पे बहुत आराम से स्थिर होकर लैंड करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो एक सबसे, क्योंकि प्रीवियसली चंद्रयान 2 फेल इसी वजह से हुआ था क्योंकि क्रैश लैंडिंग हुई थी, अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी इस वजह से। और कम्युनिकेशन मेन ब्रेकआउट हो गया था, है ना, कम्युनिकेशन भी ब्रेकआउट हो गया था, इस वजह से सारी चीजें हुई। लेकिन अब सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेफ लैंडिंग हो चुकी है, कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश्ड है अभी भी। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तो पहला ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस। ल्यूनर सरफेस जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, हिंदी माध्यम वाले समझे, चंद्रमा की सतह। ठीक है। सेकेंड, टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, यानी कि देखिए दो चीजें हैं, लैंडर और रोवर। लैंडर और रोवर, वहां दो चीजें भेजी गई हैं चंद्रमा पर, है ना। तो लैंडर का काम क्या है? तो लैंडर का काम है सॉफ्ट लैंडिंग करना। सॉफ्ट लैंडिंग करना, आपने अगर प्रीवियस वाली स्लाइड देखी होगी तो यहां पर आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है? तो ये जो इमेज है आपकी, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये पूरा लैंडर है, इसके अंदर रोवर है ना। चलिए, तो रोवर की इमेज आप, क्योंकि रोवर की इमेज मैंने यहां पर इंसर्ट नहीं की है, तो वो रोवर की इमेज आप गूगल से जरूर देखें। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो रोवर का काम क्या होगा? रोवर एक तरह का व्हीकल है जिसमें टोटल 6 व्हील्स लगे हुए हैं और उसका काम क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर घूमना, है ना, चंद्रमा की सतह पर घूमना। ये काम किसका होगा? रोवर का होगा। और वो क्या काम करेगा मेनली? तो उसका मेन काम होगा टू कंडक्ट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, है ना, डिमॉन्स्ट्रेट करना रोवर रोविंग ऑन द मून, यानी चंद्रमा की सतह पर वो घूमकर कई सारी इमेजेस भेजेगा और जिससे ये सारी चीजें पता चल जाएगा कि चंद्रमा की सतह में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 1 मिशन जो हमारा सक्सेसफुल हुआ, उसमें क्या भेजा? उसमें ये बताया गया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है ना। इसी तरह से कुछ अन्य साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोवर को जाएगा और पता चलेगा कि वहां पे किस तरह के मिनरल्स, किस तरह के डिपॉजिट्स मौजूद हैं।
ये सारी बातें, ये यानी कि पूरी सतह का अध्ययन कौन करेगा? रोवर करेगा। रोवर की मदद से हम करने वाले हैं। इसमें 2 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? तो 3 मॉड्यूल हैं इसके। एक प्रपल्शन मॉड्यूल, जिसकी लाइफ है 3 से 6 मंथ। फिर लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम क्या है? विक्रम। और रोवर मॉड्यूल जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। लैंडर को क्या कहा गया है? विक्रम। और रोवर को क्या कहा गया है? प्रज्ञान। एज इट इज, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी को पता होना चाहिए, और मैं आपसे ही पूछकर बाद में इसका जवाब देना पसंद करूंगा। आप मुझे एक बात बताएं, कहां बताएंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया के जितने भी स्पेस मिशन है, या कोई भी कंट्री अगर स्पेस मिशन करती है, तो स्पेस मिशन के क्या उद्देश्य होते हैं? स्पेस मिशन के क्या यूज होते हैं? आप ऐसा कहें, उद्देश्य तो आप सभी को पता होगा कि वहां की सतह का पता, ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल वही हैं, लेकिन आप बताएं उसका यूज क्या है? उसका यूज क्या है? क्यों हर एक सरकार स्पेस की तरफ या स्पेस सेक्टर की तरफ इतनी अग्रसर है? तो उसका मेन यूज क्या है, और उसका यूज आपके लाइफस्टाइल में किस तरह से इंपैक्ट होता है? उसका इंपैक्ट आप अगर बता सकें, यूज एंड इंपैक्ट, आप ऐसा कह सकते हैं। यूज एंड इंपैक्ट क्या है आपकी लाइफ में या आपके भारत में? किस तरह का इंपैक्ट होंगे स्पेस मिशन की वजह से, वो आप जरूर बताएं। कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। 3 लाइन अगर आप बता दें, कोई 3 यूजेस भी अगर आप मुझे बता दें, तो मैं उससे सेटिस्फाई करूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अगर बताएंगे तो मुझे और भी एक्साइटमेंट के साथ मैं और कई चीजों को ऐड करके आपके सामने रख पाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ी सर्च कीजिए, और अगर आप सर्च नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सोचिए क्या रीजन होगा। चलिए, बात करते हैं इसके अलावा चंद्रयान 1 मिशन की किसके थ्रू भेजा गया था? तो आप सभी को पता है, पीएसएलवी के थ्रू भेजा गया था। चंद्रयान 2 जीएसएलवी मार्क 3 के थ्रू भेजा गया था, और आप सभी को मैंने बता दिया एलवीएम के थ्रू भेजा गया है। एलवीएम के थ्रू भेजा गया है चंद्रयान 3। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप सारी चीजों को ध्यान रखकर आगे काम करेंगे। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी, वो है रशिया फर्स्ट ल्यूनर मिशन इन डिकेड्स क्रैशेस इनटू द मून। आप सभी को पता होगा, रशिया के द्वारा भेजा गया एक मिशन था जिसका नाम था लूना 25। ये इसकी मून की सतह पर क्रैश लैंडिंग हुई, और जिसकी वजह से ये फेल हो गया, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट फेल्ड। कम्युनिकेशन भी ब्रोक आउट हुआ। क्रैश लैंडिंग की वजह से क्या हुआ? कम्युनिकेशन ब्रोक आउट। क्रैश लैंडिंग का मतलब वही चीज, कोई भी चीज वहां पर बिल्कुल धड़ाम से गिर जाए। आप खुद सोचिए, आपने ऊपर से कोई चीज फेंकी, 4-5 मंजिले छत से ऊपर नीचे फेंकी, मोबाइल ही आप फेंक कर देख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है इस समय पर आप सभी का, है ना? फेंक कर देखिए, उसकी क्रैश लैंडिंग होगी, आपको समझ में आ जाएगा क्रैश लैंडिंग होती क्या है। चलिए चलिए, यही यही वाली बातें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि दशकों में रूस का पहला चंद्र मिशन, जिस उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान की चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ विफलता से समाप्त हो गया है। लूना 25 1976 के बाद पहला भारत के विरुद्ध दौड़ रहा मिशन था। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप सिर्फ ध्यान ये रखना है, रशिया के द्वारा भेजा गया चंद्रमा पर एक मिशन था जिसका नाम क्या है? लूना 25। ठीक है, चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा, ऐसा फीफा भी इंक्लूड करें, फीफा वर्ल्ड कप, फर्स्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता है रिसेंटली? तो स्पेन ने जीता है। किसको हराया है? इट डिफीटेड, किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी बातें हैं, बाकी सारी बातें आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हेडलाइन ही थी, स्पेन ने रिसेंटली इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। स्पेन ने सिडनी के एकोर स्टेडियम में इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा विश्व कप खिताब 2023 हासिल किया। स्पेन की पहली अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी ने उसे 2007 में जर्मनी के बाद महिला विश्व कप जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम बना दिया। तो सिंपल सी बात थी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में रिसेंटली सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई, इनॉग्रेशन इसका किया गया। देखो, लॉन्च बहुत समय से की गई है, बहुत टाइम पहले की गई है, 2 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली, शायद मई या जून में इसका इनॉग्रेशन लॉन्च किया गया था।
लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली किया गया। इनॉग्रेशन पर आपको ध्यान रखना है, शिवराज सिंह चौहान ने इसका इनॉग्रेशन किया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये इस योजना है क्या? इस योजना के तहत जितने भी यूथ जो कि 18 से 29 साल के हैं, वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल जिसका नाम क्या है, MMSKY नाम के .gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वहां पर कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वहां पर बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं, उन पर अपने सेक्टर्स, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने सेक्टर का चुनाव करें और उस सेक्टर में जाकर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें। इंटर्नशिप में मतलब क्या? इंटर्नशिप किसके लिए की जाती है? आप सभी को पता है, इंटर्नशिप में सिखाया जाता है, काम को सिखाया जाता है और सीखने के बाद, इस सीखने के दौरान आपको 8 से लेकर 10,000 तक क्या कुछ मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंथली मिलेगा, ध्यान रखना है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 8 से 10,000 तक का, है ना, योग्यता के अनुसार। मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर इस तरह से कुछ बात है, तो इन बेसिस पर 8 से 10,000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे मंथली इंटर्नशिप के दौरान। और उसके बाद आप चाहें तो उस कंपनी में या डिफरेंट अदर कंपनी में आप जाकर कहीं पर भी अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल यही है, सिंपल सी बात। चलिए, तो 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मंथली दिया जाएगा। इस योजना में कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण सेम ही बात है। और इससे 18 से 29 वर्ष की वर्ग के आयु के युवाओं के लिए के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, वही ट्रेनिंग दी जाएगी और 8 से 10,000 रुपए का वजीफा यानी कि स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको समझ में आएगा जितनी भी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, सारी न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। 15th ब्रिक्स समिट का रिसेंटली इनॉग्रेशन आप साथ कहें, समिट आयोजित की गई। इस समिट में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? तो ब्रिक्स से ही आप याद रखेंगे, मैंने कई बार आपको बताया है। ब्रिक्स यानी कि बी से आपको ध्यान रखना है ब्राजील, आर से हो गया आपका रशिया, आई से हो गया आपका इंडिया, सी से हो गया आपका चाइना और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये कहाँ आयोजित की गई? 15th नंबर की ब्रिक्स समिट, ये 15th नंबर की ब्रिक्स समिट ये साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई। साउथ अफ्रीका में कहाँ आयोजित की गई? तो साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे थे और इस समय कब 22 से 24 अगस्त के बीच में ये समिट आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? जोहानिसबर्ग में आयोजित की गई। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2009 में किया गया था और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में रशियन फेडरेशन के द्वारा यानी कि रशिया में की गई। प्रीवियसली 14th वाली कहाँ की गई थी? चाइना में 2022 में। आप कैसे याद रख सकते हैं? मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी। ब्रिक्स जैसे ही आप लिखते हैं तो आप ध्यान रखें, इसके पहले देखिए एस यानी कि साउथ अफ्रीका, यहाँ कब 2023 में आयोजित की गई, चाइना में 2022 में, इंडिया में 2021 में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाए? प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर की है, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बताते हैं। ठीक है, 20 और 19 आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, देखिए साउथ अफ्रीका में 15, तो 15th ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित की गई? साउथ अफ्रीका में 2023 में। इसके अलावा 14th नंबर की कहाँ आयोजित की गई? तो 14th नंबर की चाइना आप बताएंगे, और 13th कहाँ है? इंडिया में। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि 13th ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित की गई थी, तो आप बताएंगे इंडिया। 14th कहाँ आयोजित की गई? तो एज इट इज आपको सीरीज से बस चलते रहना है। 14th कहाँ आयोजित की गई? तो वह है चाइना। उसके अलावा 15th कहाँ आयोजित की गई? तो वह है साउथ अफ्रीका। अब अगली कहाँ होगी? अगर आपसे पूछ लिया जाए 16th कहाँ होगी, तो 16th कहाँ होगी? तो जिस तरह से सीक्वेंस अभी तक चलता आ रहा है उस हिसाब से ब्राजील में होने वाली है, ब्राजील में होना चाहिए। अब देखते हैं अब कहाँ होती है, अभी तक कोई अभी शेड्यूल इसका बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस पर अभी बात नहीं करते, लेकिन आपको एक सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा। चलिए, इसके अलावा 15 ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ब्रिक्स से रिलेटेड वो क्या है कि यूएई समेत 6 कंट्रीज
क्या बन गई हैं, ब्रिक्स की नई मेंबर बन चुकी हैं। तो अभी तक ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे, लेकिन अब कौन प्लस 6 और मेंबर इंक्लूड हो गए हैं, 6 और मेंबर, उनका नाम ध्यान रखते हैं। चलिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न इस पर यह बनेगा, इनमें से कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती या ब्रिक्स मेंबर्स नहीं है, कौन सी कंट्रीज, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा या फ्रेम किया जाएगा जब भी। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान रख पाए तो बिल्कुल सिंपल सा है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। बिल्कुल आसान है, कैसे आप ध्यान रखेंगे, AEEISU। ए से अर्जेंटीना, ई से इथोपिया या इजिप्ट, आप ऐसा याद रखें। तो बहुत आसान है, अर्जेंटीना और इजिप्ट और इथोपिया, आई से ईरान और एस से सऊदी अरेबिया और यूएई। मुझे उम्मीद है कि आप कई बार जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको समय के साथ वो चीजें याद हो जाएंगी। 3-4 बार आप मेरे साथ ही पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये नई मेंबर बन चुकी हैं ब्रिक्स की। तो ध्यान रखना है, टोटल अभी तक 5 मेंबर थी। इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि ब्रिक्स की अभी तक की जो समिट होने वाली है, हो रही थी, वो इसी ऑर्डर के अनुसार हो रही थी, लेकिन अब अगली कहां होगी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन क्या है, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये 6 कंट्रीज और मिल गई हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, 11 हो गई हैं कंट्रीज। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये फिल्म मेंबर कब से बन जाएंगी, तो 1 जनवरी 2024 से ये ब्रिक्स की नई मेंबर बन जाएंगी। चलिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एक स्पीच में अपने कहा, उन्होंने क्या कहा, पीएम ने कहा कि ब्रिक्स को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और वो किस तरह से स्ट्रेंथन हो सकता है, वो है बी से ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलिंग इकोनॉमीज, आर से इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी से क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज और एस से शेपिंग फ्यूचर। ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा कोट है। यहां आप मैं की जगह पर आई कर लें, RBCS। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने मजबूत ब्रिक्स का आह्वान किया, और उन्होंने कहा कि बी का मतलब है ब्रिक्स में, बी का मतलब है ब्रेकिंग बैरियर्स यानी कि अपनी बाधाओं को तोड़ना, आर का मतलब क्या है, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, आई का मतलब है इंस्पायरिंग इनोवेशन यानी प्रेरक नवप्रवर्तन, यानी कि नई नई चीजों, नए नए तरीकों से इनोवेशन करते रहना, है ना। और सी का मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज यानी कि नए अवसर पैदा करना, यूथ के लिए, अन्य कंट्रीज के लिए कई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। इसके अलावा एस का मतलब है शेपिंग द फ्यूचर यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना, यानी भविष्य को आकार देना। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छी न्यूज आई है, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट होने के कारण ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स, जिसका नाम क्या है, ल्यूनर पोलर। मैंने आपको बताया ल्यूनर का जब भी नाम आए इसका मतलब क्या, इसका मतलब चंद्रमा, चंद्रमा हिंदी में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, चंद्रमा। चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिनका नाम क्या है, इंडिया और जापान। अब इंडिया और जापान, इंडिया और जापान दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इसरो है, जिसके चेयरमैन एस सोमनाथ। इसके अलावा जापान का ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, जाक्सा, जाक्सा। ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर एक नया एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रमा पर भेजने वाले हैं, चंद्रमा पर एक नया एक्सप्लोरेशन मिशन भेजने वाले हैं, यानी साथ काम करने की बात हो रही है। चंद्रमा, चंद्रयान 4 हो सकता है, आप ऐसा अपने मन में एज्यूम करें तो आप चंद्रयान 4 भी से कह सकते हैं, है ना। अभी ऐसा कोई नामकरण नहीं दिया गया है, नामकरण क्या है, ल्यूपेक्स है। ठीक है, तो आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, तो आप कह सकते हैं अपने मन से ये एज्यूम करना, चंद्रयान 4 है, ल्यूपेक्स। ठीक है, तो इंडिया और जापान दोनों कंट्रीज, दोनों की जो स्पेस एजेंसीज हैं, इसरो और जाक्सा, दोनों मिलकर एक नया मिशन भेजने वाली है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। वो कौन सा है, ल्यूपेक्स। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ में आई होंगी आपको। तो यही सारी बातें तो लिखी हैं यहाँ पर। ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2025 को, तो 2025 आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें भी लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। लैंडर और रोवर का नाम क्या है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर भेजा गया उनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक का नाम क्या है, एक का नाम विक्रम, दूसरे का नाम क्या है, प्रज्ञान। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अलावा, टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बेस ऑन द मून,
मून पर एक बेस क्रिएट करने के लिए ये मिशन भेजा जाएगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आइस और सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा बिल्कुल यही बात है, ल्यूपिक्स चंद्रमा पर आधार स्थापित करने की संभावना, पानी में बर्फ की उपलब्धता, सतह अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए एक रोवर और लैंडर का उपयोग करेगा। ये पर्टिकुलर मिशन कब भेजा जाएगा? 2025 में। आप देख रहे हो कितना तेजी से ये सेक्टर बूम कर रहा है, बहुत तेजी से स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से मैंने वो प्रश्न आपसे पूछा है, वो प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। जितने भी लोग हैं, आप जितने लोग देख रहे हैं, वो आप कोशिश करें कि 1 या 2 या 3 जितना आपसे हो सके आप जवाब जरूर दें। क्या यूज है उसका? उसका यूज अपने आप में आपको किसी ना किसी एग्जाम, अगर आप स्पेसिफिकली अगर बात करें एमपीपीएससी की, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपीपीएससी में जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूपीएससी का भी ये हॉट टॉपिक बन चुका है, आप ध्यान रखें इस बात को। तो यूपीएससी या एमपीपीएससी या अदर किसी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो एम, इम्पैक्ट या यूज, इसका आप ध्यान रखें। यूज आप बताएं क्या, इस किस तरह से यूज हमारे इंडिया में हो रहा है स्पेस टेक्नोलॉजीज का, उसका यूज आप बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, बता सकते हैं आप सोचकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मैत्री सेतु, इंडिया और बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज सेट टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम सितंबर। आप सभी को पता है इंडिया और बांग्लादेश, चलो देख लेते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच, बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच एक सेतु की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? मैत्री सेतु। ध्यान रखना है, मैत्री सेतु यानी कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज, आप ऐसा कह सकते हैं। ये क्या है? फ्रेंडशिप ब्रिज है, ठीक है। मैत्री सेतु एज इट इज ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच में बनाया गया है, तो आपको बताना है ये इंडिया और बांग्लादेश। अगर आप इमेज को देख पा रहे हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो इमेज है, ये इमेज है, ये है आपका सेतु, और ये सितंबर से, इसी साल सितंबर से ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अच्छा, एक रिवर भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये रिवर कौन सी है? तो इस रिवर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये रिवर है फेनी, फेनी करके एक रिवर है, ये इस रिवर का नाम क्या है? फेनी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, किस रिवर के ऊपर मैत्री सेतु बनाया गया है? तो आपको बताना है फेनी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। कितने किलोमीटर का है ये? तो किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, 1.9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इट स्पैन्स 1.9 किलोमीटर ज्वाइनिंग सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। सबरूम त्रिपुरा से लेकर रामगढ़ बांग्लादेश के बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये बनाया गया। मैत्री सेतु क्या सिंबलाइज करता है? मैत्री सेतु सिंबलाइज करता है बायलैटरल रिलेशन एंड फ्रेंडली टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सिंपल सी बात है। इसके अलावा फेनी रिवर के बारे में बात करें, ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में ये एक रिवर है जो कि बॉर्डर फॉर्म करती है, साथ ही साथ ये ऑरिजिनेट करती है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और सबरूम टाउन से ये पास होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ है 116 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जिसका सोर्स क्या है? एंड इट्स सोर्स टू बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा सम ऑफ द नोटेबल ट्रिब्यूटरीज, इसकी कुछ नोटेबल ट्रिब्यूटरीज हैं, मुहरी रिवर, रैदक रिवर, चंदखीरा रिवर, रेयांग रिवर और कुशियारा रिवर। तो ये प्रमुख इसकी ट्रिब्यूटरीज है। आप ट्रिब्यूटरीज ना भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन आप फेनी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर फॉर्म करती है। इसी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम क्या है? मैत्री सेतु, ठीक है, जिसे इंडिया और बांग्लादेश का फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, एक नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम क्या है? धौलपुर करौली, जो कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बन गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझते हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। टाइगर रिजर्व का मेन उद्देश्य है टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व कर देना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इंडिया में अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, तो आप अब बताएंगे 54th नंबर का कौन सा है? धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, जो कि राजस्थान में है। ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व और इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया टाइगर हब बन चुका है, टाइगर हब बन चुका है, और लगातार 6%, 6% के रेट से टाइगर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, तो वो सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें, उस पर भी हम लोग आते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा है? करौली है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है ये टाइगर रिजर्व है। 5th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। पहला कौन सा? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विजधारी।
इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी 2018 में पूरे भारत में कितनी थी 2967 और 3682 2022 में हो गई और इसकी वजह से 6% ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिली है। मैंने आपको एक लेक्चर में बहुत डिटेल में ये सारी बातें बताई थी, इसलिए मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 2006 में राजस्थान में कितने थे तो 32 थे और 88 हो गए 2022 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ टोटल अगर हम लोग बात करें तो 75% पूरे वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ है आज के समय पर, इंडिया में है। समझिए, इस वजह से इंडिया को टाइगर हब कहा जाता है, टाइगर हब कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था 786 और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले आप सभी को पता होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सेकंड मैंने आपको बताया था कान्हा नेशनल पार्क में और थर्ड मैंने आपको बताया था पेंच नेशनल पार्क में। अगर आपको याद हो तो आप याद रखें बांधवगढ़ में कितने हैं, कान्हा में कितने हैं और पेंच में कितने हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आप उस लेक्चर को ध्यान से आप देखें और जिनको नहीं पता है कि वो लेक्चर कहाँ पर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, मध्य प्रदेश में टोटल 785। ठीक है, तो अगर मैंने 86 बोल दिया है तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। 785 है तो 785 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कितनी है 785। तो चलिए, यही सारी बातें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, सारी इंपॉर्टेंट है यार। मैं सोच रहा हूँ यार सारे एमपीपीएससी के कैंडिडेट आप सभी को इस लेक्चर को तो ऐसे बिल्कुल आप ऐसा कहते हैं जहां भी आप सेव करना चाहें वहां सेव करके रखें या इसकी पीडीएफ को सेव करके रख लें। वैसे लेक्चर को सेव करके रखें, क्यों रखें उसका मेन रीजन है क्योंकि चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पीडीएफ में नहीं है वो सारी बहुत सारी अन्य इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, जैसे 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, वो पॉइंट 2 पॉइंट शिव शक्ति और तिरंगा जैसे इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा उनको इंसर्ट करा दूं, लेकिन क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बन गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती है तो वो सारी बातें आप लेक्चर के थ्रू, क्योंकि आपको पता चल गई है तो इस वजह से आप नोट डाउन जरूर कर लें उन चीजों को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है क्या मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एज इट इज एमपीपीएससी की कैंडिडेट याद रखेंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट नंबर 10 में एनजीटी के बारे में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया है, यानी कि वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो एनजीटी और साथ साथ यूपीएससी वाले भी ऐसा ना सोचें कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज एनजीटी चेयरपर्सन। आप सभी को पता होगा एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है रैपिड डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो मैंने ऐसा लिख देता हूं यहां पर, रैपिड डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उनकी जल्द से जल्द उनका निपटारा करना या उनका समाधान करना, ये एनजीटी का प्रमुख काम होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं तो प्रकाश श्रीवास्तव नए चेयरपर्सन बन गए हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एनजीटी का जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जस्टिस शिव कुमार सिंह को मैंने आपको बताया था शिव कुमार सिंह को बनाया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। आप सभी को पता होगा कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट चेयरमैन की तो कोई पंटा साहब थे, क्या नाम था, लोकेश्वर सिंह पंटा साहब। बिल्कुल सही बात है, लोकेश्वर सिंह पंटा साहब पहले चेयरमैन थे। लेकिन आप सभी को पता होगा आदर्श कुमार गोयल साहब की रिटायरमेंट के बाद एक नए एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए जिनका नाम है शिव कुमार सिंह। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शायद इसी मंथ या प्रीवियस मंथ में जुलाई के करंट अफेयर्स में मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, लेकिन वो एक्टिंग चेयरपर्सन थे। अब एक परमानेंट चेयरपर्सन हो गए हैं, उनका नाम क्या है, प्रकाश श्रीवास्तव। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप एज इट इज ध्यान रखेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव साहब। ये प्रकाश श्रीवास्तव साहब जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट रह चुके हैं फ्रॉम 11 अक्टूबर 2021 टू 30 मार्च 2023। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। आप सभी को पता होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जब हम लोग बात करते हैं तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हैं वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये एग्जाम में बिल्कुल आता है, कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले क्या क्या चीजें आती हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एनजीटी के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो सारी चीजों को एक बार में ही कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग एक साथ और जल्दी से डिस्कस कर लें। बाकी जब भी जरूरत होगी आप सभी मुझे बताएं, तो आप जब मुझे बताएंगे तो इसके बारे में एक डिटेल लेक्चर भी हम लोग लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट है एनजीटी एक्ट
2010 के अकॉर्डिंग इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एनजीटी एक्ट 2010 में आया एक एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और इसकी स्थापना की गई 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। एज इट इज ये वाली बात या ये डेट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका नेचर कैसा है, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या आप ऐसा कहें इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है ये। चलिए, इसके अलावा अगर तीसरी बात ध्यान रखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं, रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं। रीजनल हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, आप सभी को ध्यान रखना होगा। और वो कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है भोपाल में, इसके अलावा पुणे में, इसके अलावा कोलकाता में, और नेक्स्ट है आपका चेन्नई में। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लिख पाएंगे, और लिखिए, जरूर लिखिए। फर्स्ट चेयरमैन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो फर्स्ट चेयरमैन, थोड़ा सा आप हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं लिखूंगा तो हो सकता है आपको लेक्चर जो है वो और भी ज्यादा समय तक खिंच जाए। तो लोकेश्वर सिंह पंटा, लोकेश्वर सिंह पंटा साहब। पंटा। और करंट आपके कौन हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, करंट हो गए आपके प्रकाश श्रीवास्तव। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप नोट डाउन जरूर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की, जिसने इस्टेब्लिश किया है एक स्पेशल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। तीसरी कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है जो जिसने एक स्पेशल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया है, मैंने इसका एम आपको बता ही दिया, वो एम भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज इसके पहले हैं, तो एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कंट्री कौन सी है, तो दूसरी कंट्री है आपकी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और तीसरी कौन सी है, इंडिया। पूरे वर्ल्ड में तीन ही कंट्रीज है जिन्होंने स्पेशली एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इन सारी बातों को आप नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए, बात कर लेते हैं कुछ, यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इनमें कुछ चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा, इनकी इसमें इसकी कंपोजिशन यहाँ पे बताई गई है, तो कंपोजिशन भी आप ध्यान रखेंगे। कंपोजिशन, चेयरपर्सन और अन्य कुछ जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आप ऐसा याद रखें, एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन, इसके अलावा अन्य मेंबर में टोटल 10 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। इनका टेन्योर क्या होता है, तो इनका टेन्योर होता है, आप ध्यान रखेंगे, इनका टेन्योर क्या होता है, तो इनका टेन्योर 5 साल, और ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ध्यान रखना है। इनका टेन्योर 5 साल का होता है, टेन्योर, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल, और ये नॉट एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मिनिमम 10 हो सकते हैं मेंबर, अगर मैं मेंबर, अगर आपको लग रहा हो मेंबर, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है आपके लिए भर भर के, और यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं ट्रिब्यूनल में। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उनमें कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो आप अलग से इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर इंस्टाग्राम जो हैंडल है हमारा स्टडी आपके साथ का, वहां पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। केरला ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना पहला एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, कहां पर, तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा पहली न्यूज है, केरला को ने लॉन्च किया फर्स्ट एआई स्कूल, कहां, तिरुवनंतपुरम में। सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया है नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। एज इट इज ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा इनका इनका मेन उद्देश्य क्या है, नेशनल आइकॉन क्यों क्यों बनाया जाता है, तो नेशनल आइकॉन बनाया जाता है जिससे वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। इसके अलावा श्रीथा, या आप कहें श्रीथा थाविसिन, थाविसिन को थाईलैंड के नया पीएम नियुक्त किया गया है। तो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कौन, श्रीथा थाविसिन। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर ने रिसेंटली अनाउंस किया है खेलो इंडिया वुमेन लीग, जिसको ऑफिशियली कहा जाएगा अस्मिता वुमेन लीग। तो खेलो इंडिया वुमेन लीग, खेलो इंडिया वुमेन लीग, वुमेन लीग को क्या कहा जाएगा, अस्मिता वुमेन लीग। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, खेलो
इंडिया। आप सभी को ये वाली बात तो पता होगी, मध्य प्रदेश में रिसेंटली इसका आयोजन प्रीवियसली अभी किया गया था, तो खेलो इंडिया गेम्स, लेकिन वो मेंस का था। लेकिन वुमेन्स लीग की अगर बात करें, वुमेन्स लीग का नया नाम क्या होगा? वुमेन्स लीग का नया नाम क्या होगा? अस्मिता। अस्मिता वुमेन्स वुमेन्स लीग। यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? किस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा? और दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 फुटप्रिंट पॉइंट ऑफ मून? तो मून पर जिस जगह पर मून की यानी चंद्रमा की जिस जगह पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े, उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम या उसका नाम क्या है उसका, उस वो भी आपको बताना है कहां पर, कमेंट सेक्शन में। तो आपके लिए आज के लिए 3 प्रश्न है। लोग आपको परेशान नहीं होना, ये सारी बातें क्यों मैं प्रश्न इसलिए देता हूं क्योंकि ये प्रश्न ही आपको, जितनी बार आप चीजों को लिखते हैं ना, आपको उतनी ज्यादा बार वो या ज्यादा समय के लिए वो चीजें याद रहती हैं। इस वजह से दोनों प्रश्न में आपको ऑप्शन नहीं है। उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि आप चीजों को ध्यान से आप लेक्चर को सुने, और लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप आंसर करें तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को उन सभी साथियों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। चलिए बात करते हैं, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर स्टडी आपके साथ डायरेक्ट स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम पर या फेसबुक पर आप मुझसे पहुंच सकते हैं यहाँ पर। और आप सभी को इसके साथ ही, क्योंकि अगला वीक जो आने वाला है वो रक्षाबंधन का है, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अपना प्यार हमारे प्रति बनाए रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।